कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जहां शादी के बाद दूल्हे की विदाई होती हो, दुल्हन की नहीं। हाँ। जहां पुरखों की जमीन जायदाद बेटों को नहीं बेटियों को मिले। जी। ये कोई कल्पना नहीं है, ये भारत के मेघालय में बसने वाली खासी जनजाति की हकीकत है। जी हाँ, और आज हम इसी अनोखी मातृवंशीय परंपरा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये खासी समुदाय में तो है ही, कुछ हद तक गारो और जयंतिया जनजातियों में भी दिखती है। हाँ। हमारे पास जो मतलब लेख और रिपोर्ट्स हैं वो इन सामाजिक व्यवस्थाओं, शादी के रिवाजों, संपत्ति के नियमों और हाँ आजकल जो इनमें बदलाव आ रहे हैं, ये जो चुनौतियां हैं उन पर भी काफी रोशनी डालते हैं। तो चलिए समझते हैं इस मातृवंशीय समाज की खास बातें। सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात कि यहाँ वंश माँ के नाम से चलता है, पिता से नहीं। बच्चों को माँ का उपनाम मिलता है ना? जी बिल्कुल, ये अपने आप में काफी अलग है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं ऐतिहासिक। जैसे एक मान्यता है कि पुराने समय में जब पुरुष अक्सर युद्ध पर जाते थे तो शायद महिलाओं ने बच्चों को अपना नाम दिया। या फिर एक और संभावना बताई जाती है कि महिलाओं के एक से ज्यादा साथी हो सकते थे, तो पिता की पहचान हमेशा उतनी साफ नहीं होती थी। अच्छा। तो माँ का वंश ही वो निश्चित था। लेकिन हाँ, ये भी जरूरी है कि परिवार में भले ही महिला केंद्रित भूमिका हो, फैसले लेने वाली जो पारंपरिक परिषदें हैं जैसे दोरबारशनोंग, हाँ सुना इनके बारे में, उनमें ज्यादातर पुरुषों का ही दबदबा रहा है गांव के स्तर पर। ये दिलचस्प है। अच्छा, और शादी की बात करें तो हमने शुरू में कहा कि दूल्हा दुल्हन के घर जाता है। हाँ, घर जमाई, और इसे वहाँ बिल्कुल भी अपमानजनक नहीं माना जाता। ये सामान्य बात है। और रस्में कैसी होती हैं? शादी की रस्में भी ज्यादातर मतलब बहुत औपचारिक नहीं होती। लड़की और उसके घर वालों की सहमति हो गई तो लड़का ससुराल आने जाने लगता है, रुकने लगता है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो वो स्थायी रूप से वहीं बस जाता है। और कमाई का क्या हिसाब रहता है? हाँ, ये भी देखिए कितना अलग है। शादी से पहले लड़के की जो कमाई है उस पर उसके माँ बाप का हक। ठीक है। और शादी के बाद वो कमाई ससुराल वालों की मानी जाती है। ये तो पुरुषों की आर्थिक भूमिका को बिल्कुल ही अलग तरह से देखता है ये समाज। अच्छा, और तलाक या एक से ज्यादा शादी? तलाक लेना पारंपरिक रूप से काफी आसान रहा है। हाँ, 2012 में एक कोशिश हुई थी शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की। अच्छा। पर रिपोर्ट्स बताती हैं कि जमीनी स्तर पर अभी भी ज्यादातर शादियां पारंपरिक रिवाज से ही होती हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के। और हाँ, तलाक के बाद बच्चों पर पिता का कोई कानूनी अधिकार नहीं रहता। महिलाओं को भी पारंपरिक रूप से एक से ज्यादा विवाह की छूट रही है। परिवार और वंश की इस व्यवस्था से जुड़ा शायद सबसे अनोखा पहलू है संपत्ति का बंटवारा, है ना? जो हमारे यहाँ से एकदम उल्टा है। निश्चित रूप से खासी समाज में जो पैतृक संपत्ति है, मतलब खानदानी जायदाद, वो बेटों को नहीं मिलती, बेटियों को मिलती है। हाँ, बेटियों को। और अगर एक से ज्यादा बेटियां हैं तो जो सबसे छोटी बेटी होती है, जिसे खाद्दू कहते हैं। खाद्दू? जी, खाद्दू। उसे संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है, या कभी कभी पूरी संपत्ति ही मिल जाती है। वो संपत्ति की संरक्षक, एक तरह से कस्टोडियन बनती है। संरक्षक बनने का मतलब सिर्फ अधिकार तो नहीं होगा, जिम्मेदारियां भी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। खाद्दू पर अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल की जिम्मेदारी होती है, अगर अविवाहित भाई बहन है तो उनकी भी, और संपत्ति को सहेज कर रखना, उसका प्रबंधन करना। और संपत्ति बेचने जैसे बड़े फैसले, पारंपरिक रूप से ऐसे बड़े फैसलों के लिए उसे अपने मामा यानी माँ के भाई की अनुमति लेनी पड़ती थी। हालांकि अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि मामा की भूमिका धीरे धीरे कम हो रही है। अच्छा। और ये नियम मुख्य रूप से खानदानी संपत्ति पर लागू होते हैं। जो खुद की कमाई हुई संपत्ति है उसका बंटवारा अलग हो सकता है, खासकर 1986 के एक कानून के बाद, जिसमें अपनी कमाई संपत्ति के समान वितरण की बात है। और अगर किसी की बेटी ना हो तो संपत्ति पत्नी की बहन को जा सकती है या फिर कबीले को वापस। लेकिन क्या ये जो सदियों पुरानी व्यवस्था है, ये आज भी बिना किसी सवाल के, बिना चुनौती के चल रही है? नहीं, अब ऐसा नहीं है। बदलाव की आवाजें उठ रही हैं, खासकर कुछ पुरुष संगठनों की तरफ से। ओह, कौन से संगठन? जैसे मैच शॉफ्रोंग, जिसका मतलब होता है आगे बढ़ने की कोशिश, और सिंखोंग रिम्पाई थेम्माई, यानी नया घर बनाने वाले। ये लोग पुरुषों के लिए बराबरी के अधिकार मांग रहे हैं। किस तरह की बराबरी? खासकर संपत्ति में। उनका कहना है कि पैतृक संपत्ति में न्यायोचित हिस्सा मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि वो महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहते, बस बराबरी चाहते हैं। तो क्या इन मांगों का कोई असर दिख रहा है? मतलब कानूनी स्तर पर कुछ हुआ है? हाँ, कोशिशें हुई हैं। जो खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, KHADC, हाँ,
जो संविधान के 6ठी अनुसूची के तहत बनी है, उसने 2021 में एक बिल का प्रस्ताव रखा था। किस बारे में था वो बिल? उसका मकसद था कि भाई बहनों के बीच पैतृक संपत्ति का न्याय संगत वितरण हो और माता पिता को ये अधिकार मिले कि वो अपनी संपत्ति जिसे चाहें दे सकें। हाँ। और उसमें एक बात ये भी थी कि जो लोग गैर खासी समुदाय में शादी करके उनके रिवाज अपना लेते हैं, उन्हें पैतृक संपत्ति से वंचित किया जाए। लेकिन ये तो सिर्फ प्रस्ताव है। जी हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि KHADC प्रस्ताव दे सकती है, पर अंतिम कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है। तो अभी ये कानून नहीं बना है। ये एक बहुत अहम मोड़ लगता है इस पूरी व्यवस्था में। लेकिन एक सवाल और मन में आता है, क्या मातृवंशीय होने का मतलब सच में ये है कि सारी सत्ता महिलाओं के हाथ में है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब सीधा हाँ नहीं है। कई आलोचक और रिपोर्ट्स यही कहते हैं कि जमीनी हकीकत काफी जटिल है। कैसे? देखिए, जैसा हमने पहले बात की, जो पारंपरिक फैसले लेने वाली संस्थाएं हैं, जैसे दोरबा श्नोंग, उनमें तो पुरुषों का ही दबदबा है। हाँ, ये आपने बताया था। और दूसरी तरफ आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े देखें तो मेघालय में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की दर काफी ज्यादा है, चिंताजनक रूप से। और सिंगल मदर्स मतलब अकेली माओं की संख्या भी देश में सबसे ज्यादा वही है। तो मातृवंशीय व्यवस्था संपत्ति का अधिकार तो देती है, पर क्या वो सामाजिक और राजनीतिक शक्ति भी उसी अनुपात में देती है? इस पे बड़ा सवाल है। सही बात है। आधुनिकीकरण, ईसाई धर्म का प्रभाव, इन सब ने भी पारंपरिक ढांचे को बदला है। मामा की भूमिका कम हुई है, पिता की भूमिका बढ़ी है, पर वो अभी भी शायद उतनी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। तो कुल मिलाकर खासी समाज की ये तस्वीर काफी मिली जुली सी है। एक तरफ ये अनोखी परंपराएं हैं, माँ का वंश, बेटियों को विरासत, दूल्हे की विदाई, जो प्रगतिशील भी लगती हैं। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ बराबरी को लेकर, पुरुषों के अधिकारों को लेकर और बदलती दुनिया के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए, इसको लेकर एक अंदरूनी बहस और संघर्ष भी साफ दिख रहा है। और जैसा हमने कहा, गारो और जैंतिया जनजातियों में भी मिलती जुलती मातृवंशीय व्यवस्थाएं हैं, उनकी अपनी खासियतें और अपनी चुनौतियां हैं। हाँ, ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि परिवार और संपत्ति की ये व्यवस्थाएं हमारे समाज की जो आम पितृसत्तात्मक सोच है, उसे कैसे चुनौती देती हैं। पर साथ ही ये सवाल भी छोड़ जाती हैं कि क्या ये अनोखी परंपराएं भविष्य में टिक पाएंगी? क्या ये आधुनिकता और समानता की मांगों के साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान का संतुलन बना पाएंगी? ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, भविष्य ही बताएगा कि ये संतुलन कैसे बनता है।